तो क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट आपका एक डबल मेम्ब्रेन है, ठीक। इसके अलावा सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग और डीएनए कंटेनिंग है, डीएनए कंटेनिंग, ठीक। ऑक्सीडेटिव है, ठीक। एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग है, एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग है, ठीक है। और सेमी एटोनॉमस लार्जेस्ट ऑर्गेनील है सेल का, सेमी ऑटोनॉमस लार्जेस्ट ऑर्गेनील है सेल का, ठीक। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि ये अपनी, इसके अंदर ऐसी क्षमता है कि अपनी कॉपी बना सकता है। और डीएनए इसमें अलग होता है, उस डीएनए को हम कहते हैं प्लास्टिडियल डीएनए, प्लास्टिडियल डीएनए कहते हैं इसको, प्लास्टिडियल डीएनए। ऑक्सीडेटिव है, एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग है, एनर्जी का एक सोर्स है, और सेमी ऑटोनोमस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनील बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को। और सारी फोटोसिंथेटिक की जो प्रोसेस है, जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, वो सारी प्रोसेस आपकी जो है इसी क्लोरोप्लास्ट पर निर्भर करती है, ठीक। तो अगर हम बात करें कि एक मीजोफिल सेल की बात करें कि एक ग्रीन मीजोफिल सेल है, उसमें कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे, ठीक। आपको पता है कि एक मीजोफिल सेल आपके जो हैं लीफ में होते हैं। कोई भी एंजियोस्पर्म प्लांट है जो कि सबसे एडवांस प्लांट्स माने जाते हैं, हम लोगों ने प्लांट किंगडम पूरा पढ़ रखा है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट में जो लीफ आपका पार्ट ऑफ द प्लांट है, लीफ आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की एक जगह है लीफ, वहां पे हमारे मौजूद होते हैं मीजोफिल सेल। और ये जो मीजोफिल सेल हैं, यहाँ पे लगभग एक लीफ में 20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, 20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट के आसपास एक मीजोफिल सेल में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ अ सेल भी कहते हैं, किचन ऑफ अ सेल भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम ऑटोप्लास्ट भी कहते हैं, किचन ऑफ ए सेल भी कहते हैं, ऑटोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें इसके साइज की, तो इसका जो साइज है वो 4 से 6 माइक्रोमीटर बाय 2 माइक्रोमीटर का इसका साइज है, ठीक। अगर हम शेप की बात करें तो ये अलग अलग जगह पे, अगर अलग अलग प्लांट में अलग अलग शेप दिखाता है, यानी जैसा प्लांट है उसी हिसाब से इसका शेप है। जैसे अगर हम बात करें क्लेमाइडोमोनास की, क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो वहां पे कप शेप्ड आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक। अगर हम बात करें यूलोथ्रिक्स की, तो यूलोथ्रिक्स में आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो गिल्डर शेप्ड है, गिल्डर शेप्ड है। अगर हम बात करें स्पाइरोगायरा की, तो स्पाइरोगायरा में आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो रिबन लाइक है, जिसको हम स्पाइरल भी कह सकते हैं, जिसको हम स्पाइरल भी कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हायर प्लांट्स की, हायर प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका डिस्क्वाइड शेप का होगा या फिर ओवल शेप का होगा, डिस्क्वाइड शेप का होगा या फिर ओवल शेप का होगा, ठीक। तो अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ
क्लोरोप्लास्ट। तो अभी इसका फुल फ्लेज हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, मगर उससे पहले ये जानेंगे कि जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं आपके स्ट्रक्चर में। पहला है आपका एनवलप, फर्स्ट इज योर एनवलप। दूसरा है आपका स्ट्रोमा, और तीसरा पार्ट आपका कहलाता है लैमेला। इसको हम लैमेले के नाम से जानते हैं, एनवलप, स्ट्रोमा और लैमेले। ठीक, 3 पार्ट हैं आपके, एनवलप, स्ट्रोमा और लैमेले। अब इन्हीं 3 पार्ट को हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद ऑर्गेनील, लार्जेस्ट ऑर्गेनील ऑफ अ सेल।
तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड स्पेस। फ्लूइड फिल्ड स्पेस। इसके बाद ये जो आपकी मेम्ब्रेन है, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, और ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे जो आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इनको हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स बोलते हैं इनको। ठीक। और यहाँ पे इसको कहते हैं स्ट्रोमल लैमेले। स्ट्रोमल लैमेले। ठीक। और ये जो है आपके, इसको बोलते हैं लिपिड ग्लोब्यूल। इसको कहते हैं लिपिड ग्लोब्यूल। ठीक। और यहाँ पे जो ये आपको ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये स्टार्च के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको हम स्टार्च कहते हैं। ठीक। इसके बाद ये जो आप छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं,
इनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स। और ये जो लिपिड ग्लोब्यूल है थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉपलेट से बनाइएगा, ठीक। तो ये आपका पूरा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, जिसमें हम शुरुआत करते हैं आउटर मेम्ब्रेन से, फिर इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद ये जो स्पेस आप देख रहे हैं जहाँ डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम फ्लूइड फिल्ड स्पेस कहते हैं। और ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको थाइलाकोइड्स कहते हैं, ठीक। अब बात आती है हमारी एनवलप की, ठीक है ना। एनवलप जो है, शुरुआत आती है एनवलप से, जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है आपका एनवलप। तो एनवलप जो है इसमें दो मेम्ब्रेन से मिलके हमारा एनवलप बनता है। टू लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन्स, दो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक। और हर मेम्ब्रेन का जो डायमीटर होता है, प्रत्येक मेम्ब्रेन का जो डायमीटर है वो आपका 90 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच है, ठीक। और जो ये आप स्पेस देख रहे हैं, जो आप ये स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस जो है, इसका जो विड्थ है, स्पेस की जो चौड़ाई है, स्पेस की जो विड्थ है, वो लगभग 100 से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच है। 100 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच ये आपकी स्पेस होती है, ठीक। तो जो ये स्पेस है आपकी, इस स्पेस को हम कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इसका नाम है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, क्योंकि ये दो मेम्ब्रेन्स के बीच की स्पेस होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। और ये प्लास्टिड्स की जो पेरीफेरी होती है वहाँ पे मौजूद होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इससे हमारा बनता है, जो दो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, इनसे हमारा बनता है एनवलप, ठीक। तो अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये तो होती है फ्रीली परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन तो आपकी फ्रीली परमिएबल है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो है फ्रीली परमिएबल, ठीक। अगर हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब यहाँ पे ये है कि ये कुछ सब्सटेंसेस को तो अलाउ करेगी अपने थ्रू पास करने के लिए, मगर कुछ को नहीं अलाउ करेगी। वहीं पे आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन किसी भी सब्सटेंस को अलाउ करेगी अपने थ्रू पास होने के लिए। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट विच इज नोन एज एनवलप, जो कि दो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, जिसमें हर एक मेम्ब्रेन का जो डाया होता है, यानी डायमीटर होता है, वो 90 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच की जो स्पेस है उसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे फ्रीली परमिएबल है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल का मतलब होता है परमिशन, किसको अलाउ करना है और किसको अलाउ नहीं करना है। तो एनवलप के बाद हमारा जो दूसरा पोर्शन आता है वो आता है स्ट्रोमा। इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक। तो स्ट्रोमा की अगर हम बात करें, ये हाईली प्रोटीनेशियस है। इट इज हाईली प्रोटीनेशियस and it has double circular stranded, it has double circular stranded DNA, डबल सर्कुलर स्ट्रैंडेड DNA इसके पास, ठीक। तो
तो इसके पास स्ट्रैंडेड डीएनए के बाद अलावा आरएनए भी है, इसके अलावा प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, ठीक, ये भी आपके प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में, प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, ठीक। अगर बात करें राइबोसोम्स की कि स्ट्रोमा में कौन से राइबोसोम्स हैं, तो यहाँ पे जो प्लास्टिड्स में राइबोसोम्स हैं वो है 70S राइबोसोम्स। इसके अलावा यहाँ पे प्लास्टोग्लोब्यूल्स होते हैं और इन प्लास्टोग्लोब्यूल्स को हम कहते हैं फैट ग्लोब्यूल्स। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स भी यहाँ मौजूद होते हैं, जैसे कि Fe, कॉपर, Mg और Zn। तो इन सब से मिलके हमारी बनती है स्ट्रोमा, ठीक। तो स्ट्रोमा के बारे में जो हम बता रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीनेशियस है, डबल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके पास आरएनए है, और जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसको हम कहते हैं cpDNA, या फिर इसका एक और नाम है प्लास्टिडोम, इसको हम प्लास्टिडोम भी कहते हैं, ठीक। स्ट्रोमा के बाद जो तीसरा पार्ट हमारा आता है, जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट हमारा कहलाता है लैमेलर सिस्टम। जो थर्ड पार्ट है उसको हम कहते हैं लैमेलर सिस्टम, ठीक। तो क्या है लैमेलर सिस्टम? लैमेलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लैमेलर सिस्टम आपका जो ये पूरा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो स्टैक यानी ढेर लगा हुआ है थाइलाकॉइड्स का, इसको कहते हैं लैमेलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ stacks of lamellar system, stacks of thylakoids or baggy trousers तो जो ये आप देख रहे हैं थाइलाकॉइड के, आप देख रहे हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम बैगी ट्राउजर भी कहते हैं, जिसका नाम कॉमन भाषा में नाम है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के कई नाम हैं, एक नाम इसका है बैगी ट्राउजर्स, ठीक, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। तो देखिए अब जो थाइलाकॉइड्स है, अगर आप बात करें थाइलाकॉइड्स की, तो थाइलाकॉइड्स आपका है क्या? एक्चुअली में थाइलाकॉइड्स जो है वो फंक्शनल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट का। थाइलाकॉइड्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और लगभग 2 से लेके 10 थाइलाकॉइड आपके एक साथ जुड़ने के बाद ग्रेनम बनाते हैं, यूनाइट्स टू फॉर्म ग्रेनम। तो 2 से लेके 10 थाइलाकॉइड्स आपके एक साथ जुड़ के ग्रेनम बनाते हैं, ठीक। तो ग्रेनम और थाइलाकॉइड में हमने अंतर समझ लिया, ठीक। तो ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेनम, इसको हम कहते हैं ग्रेनम, ठीक। दिस इज नोन एज ग्रेनम। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है इसमें कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रेना होते हैं। तो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से लेकर 60 ग्रेना होते हैं। ईच क्लोरोप्लास्ट हैज 40 to 60 ग्रेना,
40 से लेके 60 ग्रेना होते हैं। अब बात आती है, एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटा जोन। क्या मतलब होता है क्वांटा जोन का? अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 ग्रेना होते हैं और एक ग्रेना जो है वो 2 से लेके 10 थाइलाकॉइड के बीच तक आपका एक यूनाइट होकर बना सकता है। अगर हम क्वांटा जोन की बात करें तो क्वांटा जोन क्या है? क्वांटा जोन जो है आपका लगभग 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक ग्रुप होता है ऑफ 230 chlorophyll molecules तो लगभग 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप होता है जिसमें 160 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं और लगभग 70 क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होते हैं और 50 कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। So this was all about your chloroplast.
तो बच्चों अब एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि हम क्यों क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आप नोट डाउन करना चाहें तो लिख सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को क्यों ऐसा बोला जाता है कि ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए है, इसके पास अपना खुद का आरएनए है, इसके पास प्रोटीन्स हैं, इसके पास लिपिड्स हैं, इसके पास एंजाइम्स भी हैं जो डार्क रिएक्शन में काम आते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इस बात का बनता है कि मोस्ट एबुंडेंट एंजाइम जो है वो यहीं पर मिलता है। मोस्ट एबुंडेंट एंजाइम की अगर हम बात करें उसका नाम होता है रूबिस्को। तो जो रूबिस्को है आपका वो आपको क्लोरोप्लास्ट में ही मिलेगा। तो दो बातें आप याद रखिएगा कि रूबिस्को जो है आपका क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और जितने भी एंजाइम्स हैं फोटोसिंथेसिस के वो सभी आपके क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं जिसमें रूबिस्को भी है। और खुद का डीएनए होने की वजह से, आरएनए होने की वजह से, प्रोटीन होने की वजह से, लिपिड्स होने की वजह से और डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स होने की वजह से हम इसको जो है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो अब नया हम लोग सेल ऑर्गेनेल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पुराना लिखा रहने देते हैं, इसको नोट करना वो लिख सकता है आराम से। माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है आपका डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। ठीक। दूसरी बात यह है कि जो डायमीटर है यहाँ पे ईच मेम्ब्रेन की, डायमीटर ऑफ ईच मेम्ब्रेन की जो है वो 60 एंगस्ट्रॉम से 75 एंगस्ट्रॉम है। और जो स्पेस है जिसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। देखिए क्लोरोप्लास्ट में हम इसी स्पेस को बोल रहे थे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, यहाँ पे हम बोल रहे हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो जो ये स्पेस है वो लगभग 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 120 एंगस्ट्रॉम के बीच है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच। ठीक। और इसी को हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं या इसी को हम आउटर स्पेस भी कहते हैं। इसको हम आउटर स्पेस के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की यहाँ पे, तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे फोल्ड हो जाती है टू फॉर्म इनर फोल्डिंग्स बना लेती है। अभी जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इन इनर फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या कहते हैं? क्रिस्टे। ठीक। अब जो ये इनर मेम्ब्रेन्स हैं जो क्रिस्टे बनाती हैं, ये आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। ठीक। अब इसके बाद एक बात ये आती है कि जो क्रिस्टे है इसकी शेप कैसी है, शेप ऑफ क्रिस्टे। तो क्रिस्टे की शेप जो है वो फिंगर लाइक शेप है, फिंगर लाइक शेप इन प्लांट्स। प्लांट्स में अगर आप देखेंगे, प्लांट के जो सेल्स हैं उसमें क्रिस्टे की जो शेप है वो फिंगर लाइक शेप है। ठीक है ना। और अगर आप इसी क्रिस्टे की शेप यूग्लिना में देखेंगे, शेप ऑफ क्रिस्टे इन यूग्लिना, अगर आप इसको यूग्लिना में देखेंगे
तो वहां पे वेसिक्यूलर शेप है, वहां पे वेसिक्यूलर शेप है। तो जो यहाँ पे आउटर सरफेस होती है, आउटर सरफेस है आउटर मेम्ब्रेन की, आउटर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, और उसको हम कहते हैं सी फेस, उसको हम कहते हैं सी फेस। और जो आपकी इनर सरफेस है, इनर सरफेस है आउटर मेम्ब्रेन की, आउटर मेम्ब्रेन की जो इनर सरफेस है उसको हम कहते हैं एम फेस, उसको हम कहते हैं एम फेस, ठीक। अब बात ये आती है कि जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्रिस्टे, इनर मेम्ब्रेन और एंड क्रिस्टे, ठीक है। तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टे क्या करते हैं, इनके पास होती है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनके पास है एक अपनी खुद की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल इन बायोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक। तो इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टे में ही पाई जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और उसके अलावा यहाँ पे टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, टेनिस रैकेट की तरीके पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और उन पार्टिकल्स का नाम होता है ऑक्सीजोन्स, उनको हम ऑक्सीजोन्स के नाम से जानते हैं, उनको हम रैकर्स पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, रैकर्स पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, उनको हम F0 F1 सब यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं, F0 F1 सब यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं, और इनको हम इसके अलावा एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा आज माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें हमने आपको बताया कि ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेन है, डायमीटर है हर मेम्ब्रेन के 60 एंगस्ट्रॉम से 75 एंगस्ट्रॉम के बीच डायमीटर होता है प्रत्येक मेम्ब्रेन का। दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। 100 एंगस्ट्रॉम से 120 एंगस्ट्रॉम के बीच इसमें जगह होती है। इनर मेम्ब्रेन को हम फोल्ड करते हैं, इनर फोल्डिंग्स बनाती हैं जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। जो क्रिस्टे की शेप है आपकी प्लांट्स में वो फिंगर लाइक शेप है, जो क्रिस्टे की शेप है यूग्लिना में वो वेसिकुलर शेप है। आउटर सरफेस की अगर हम बात करें आउटर मेम्ब्रेन में तो वो आपका सी फेस कहलाता है। इनर सरफेस की बात करें आउटर मेम्ब्रेन में तो वो एम फेस कहलाता है। इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम ऑक्सीजोन्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम F0 F1 सब यूनिट्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं और जिनको हम रैकर्स पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों कल हम लोग एक बहुत अच्छा वेल डिफाइंड डायग्राम तैयार करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, और उसमें हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया की जो F0 F1 सब यूनिट है उसका भी अलग से स्ट्रक्चर बताएंगे, उसका डायग्राम बताएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू।